हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ डॉक्टर मोहनलाल कुड़ी, माई यूट्यूब चैनल डॉक्टर कुरी सर बायोलॉजी। प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर माई चैनल। अधिक से अधिक इसको सब्सक्राइब और लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए दोस्तों। उतने जितने व्यू और सब्सक्रिप्शन आना चाहिए आ नहीं रही है। मैं आशा करता हूँ कि आप अधिक से अधिक शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, ताकि मैं भी मोटिवेट होऊंगा आपको और अच्छा रिजल्ट देने के लिए। ठीक है दोस्तों, अपन अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मृदा कणों का बढ़ते हुए आकार के अनुसार क्रम होता है। अब देखिए, मृदा कणों का आकार के अनुसार आपने उसमें पढ़ा होगा जो सॉइल पार्टिकल की साइज, सैंड एस। आप इसकी ट्रिक के थ्रू इसको याद करना, SSC। एस का मतलब सैंड, सिल्ट, क्ले। तो सबसे ज्यादा मोटा होता है सैंड, फिर होता है सिल्ट, फिर क्ले। तो इसका ऑर्डर देखना, ये सैंड, सिल्ट और क्ले, ये वाला। ठीक है, तो आंसर 4 हो जाएगा इसका सही। तो थोड़ा इसको ऐसे ट्रिक से बना के याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब मृदा को पूर्णतः भिगोया जाए और तब तक निकास होने दिया जाए जब तक कि कोशिका सॉरी केशिका कैपिलरी मूवमेंट, केशिका गति रुक जाए, तब मृदा जल की आकलन, जब मृदा जल की मात्रा आकलन होगी। गुरुत्वीय जल का, केशिका जल का, मृदा जल धारिता का, जल संचय क्षमता का। तो सीधी सी बात है, उसका आंसर हो जाएगा मृदा जल धारिता का। अगला क्वेश्चन देखो, पौधों के पोषकों की विलेयता और प्राप्यता संबंधित है। पोषकों की विलेयता किस पे डिपेंड करती है? सीधा सीधा काम है मृदा पीएच पर। मृदा सौंदर्यता पे कोई मतलब नहीं है, तापमान से, मृदा का तापमान से कोई मतलब नहीं है। इफेक्ट करता है, लेकिन मृदा तापमान भी करता है इसको, पोषकों की विलेयता को। मृदा रंग, तो सबसे इम्पोर्टेंट सही, सबसे ज्यादा आंसर, मोर करेक्ट आंसर कौन सा सही होगा इसमें? फर्स्ट मृदा पीएच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन कारणों में सतह की मृदा 1 मीटर गहराई पर पाई जाने वाली मृदा से अधिक गहरे रंग की होती है? क्योंकि वह, देखा ना, सतह की मृदा 1 मीटर गहराई पर पाई जाने वाली मृदा अधिक गहरे रंग की होती है। तो सतह की मृदा होती है ना, वो अधिक गहरे रंग की क्यों होते हैं? क्यों होती? देखो उसमें, देखो जो नीम के पत्ते गिरते हैं, फिर उससे नीचे वो पत्ते गल जाते हैं, तो ऐसा चीज मतलब उसमें तो मतलब डक बनता है, फिर लिटर वगैरह, फिर ह्यूमस वगैरह, ये जो इसकी लेयर बन जाती है ना, लेयर बन जाती है, जो भी ऊपर से पेड़ के पत्ते गिरे या और भी जो खाद वगैरह, तो उसके 3 लेयर बन जाती है। तो ये सब क्यों होता है? तो ऊपर जो गहरी कलर की जो लेयर बन जाती है सोइल के ऊपर, मृदा की सतह पर से गहरे कलर की परत बन जाती है, उसको वो क्यों क्यों बन जाती है? वो कार्बनिक पदार्थों से युक्त होती है वो। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड। अगला प्रश्न है, लोयम या दोमट मृदा में मृदा वायु आयतन की दृष्टि से कितने प्रतिशत होती है? ये थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा, एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो, लोयम में क्या नहीं पाया जाता? लोयम जो सबसे अच्छी मृदा होती है, लोयम सोइल, है ना, उपजाऊपन से पौधे की वृद्धि के लिए सबसे अच्छी मृदा मानी जाती है लोयम सोइल। अब लोयम सोइल के अंदर क्या नहीं पाया जाता है? पहला है क्ले, दूसरा है चाक, तीसरा सैंड, फोर्थ है सिल्ट। इसमें क्या पाया जाता है? सैंड भी पाई जाती है, सिल्ट भी पाई जाती है, क्ले पाई जाती है, लेकिन ये चाक। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ये, चाक ही नहीं पाई जाती है, खड़िया। अगला प्रश्न है, मृदा उर्वर उर्वरा तब कहलाती है जबकि वह कार्बनिक पदार्थों से समृद्ध हो, इसमें जल धारिता का गुण हो, उसने पोषक तत्वों को धारण करने की क्षमता हो, वह जल एवं सभी आवश्यक तत्वों को अनुकूल अनुपात में धारण कर सके। तो इसको देखो, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। उर्वर फर्टाइल सोइल कब कहता है? वो जल धारण क्षमता से क्या फर्टाइल का लेन देना? फर्टाइल तभी कह रहा है कि जिसमें उसमें कार्बनिक पदार्थों से समृद्ध हो। ठीक है, जल धारिता का गुण तो होता है, कोई इश्यू नहीं, लेकिन बात यह आ रही कि मृदा फर्टाइल कब होगी, उर्वरा फर्टाइल कब होगी? वो उर्वरा की बात हो रही है यहाँ, उर्वरा कब होगी फर्टाइल? फर्टाइल उर्वरा की उर्वरा कब होगी? वो कार्बनिक पदार्थ से समृद्ध होगी, जल धारिता का गुण होगा, उसने पोषक तत्वों को धारण करने की क्षमता हो। सारी चीज के लिए मोर करेक्ट आंसर होगा कार्बन पदार्थ समृद्ध हो। अगला प्रश्न है, पादपों को उगाने के लिए मृदा की उपयुक्त पीएच क्या होगी?
उपयुक्त पीच होती है। थोड़ा सा इसको फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको याद कर लेना दोस्तों। मैं ये कहूँगा इंपॉर्टेंट प्रश्न ये पूछा हुआ है, देखो बहुत बार पूछा हुआ, ये नहीं कहेगा, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आंसर हो जाएगा 5.5 6.5 इसकी पीच होती है, उपयुक्त पीच। अगला प्रश्न है, फाइटोट्रोन एक साधन है जिसके द्वारा, फाइटोट्रोन एक साधन है, तो बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद कर लेना, पूछा हुआ है बहुत बार। ये कि फाइटोट्रोन एक किस तरह पौधों को नियंत्रित वातावरण में उगाया जाता है, बस इसको याद कर लेना। अगले को और ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अगला प्रश्न है, पौधों का प्लवकीय स्वरूप होता है, प्लवे की समझते हो, फ्लोटिंग वाला, फ्लोट करता है, तैरता है, वो रूप कैसे होता है? परपोषी होता है, रसायन पोषी होता है, किटारी होता है, या स्वपोषी? स्वपोषी प्रकार का होता है, फ्लोटिंग टाइप का। पौधे हैं तो सीधा सा स्वपोषी है उसमें। और जैसे पौधे का कौन सा पार्ट होता है परपोषी होता है क्या कोई? कैंसिल हो गई। अगला क्वेश्चन है, पादप प्लवक के फाइटोप्लैंक्टन क्या है? वनों के उत्पादक, झील पारिस्थितिक तंत्र के प्राथमिक उत्पादक, भूमि पारिस्थितिक तंत्र के अपघटक जीव, समुद्री पारिस्थितिक तंत्र के उपभोक्ता। देखो, पादप प्लवक के फाइटोप्लैंक्टन होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं। अब देखो इसमें यार अपघटक जीव ये कैंसिल हो गया, उपभोक्ता कंज्यूमर ये भी कैंसिल हो गया, अब बचे दो ऑप्शन। अब देखते हैं वनों के उत्पादक, ये तो पादप प्लवक फाइटोप्लैंक्टन जल में पाए जाते हैं, जल में होते हैं ये, तो वनों के तो नहीं हो सकते ना ये। फिर देखो झील, झील का मतलब झील में जल होता है, झील पारिस्थितिक के प्राथमिक उत्पाद होते हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका दूसरा। तो इसको लॉजिकली पढ़े दोस्तों। अगला अगला क्वेश्चन है, प्रकृति में नाइट्रोजन का यौगीकरण मुख्यतः होता है। नाइट्रोजन का यौगीकरण सहजीवी बैक्टीरिया द्वारा सीधा सीधा रटा हुआ क्वेश्चन है ये, बहुत बार पढ़ रखा होगा आपने भी। अगला प्रश्न देखो, इसको इम्पोर्टेंट कर लेना थोड़ा सा। अगला प्रश्न है, पदार्थों का अजैविक घटक से जैविक घटक और पुनः अजैविक घटकों में प्रवाह अधिक या कम चक्रीय क्रम में होता है, जो कहलाता है। जो ये जो साइकिल होता है ना, कभी अजैविक से जैविक, जैविक से अजैविक, तो ये बायोजीव केमिकल साइकिल होता है। ये हाइड्रोलॉजी के अंदर पानी से संबंधित होता है। एब्सली सेडिमेंटेशन चट्टानों का, ग्लेशियर का, नो। तो आंसर इसमें हो जाएगा ये बायोजीव केमिकल साइकिल, भू जैव रासायनिक चक्र, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, जलीय चक्र को कौन नियंत्रित करता है? समझना, वाटर साइकिल को कौन नियंत्रित करता है? वाटर साइकिल को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने वाटर साइकिल बोल दो, ये जो बरसात आती है, बरसात आ रही है, आ गई धरती के अंदर अपने मृदा पे, तो बरसात आगे मृदा जब रिश्ता वो पानी के नीचे चला गया, वापस फिर वो पानी वापस प्रोसेस होते हुए ऊपर बादलों के रूप में फिर वापस आता है। तो ये कहने का मतलब ये कि जलीय चक्र को नियंत्रित करता है, ये कौन बुलाता है? अपन कहते हैं कि पादप वर्षा को बुलाते हैं, तो ये आंसर हो जाएगा वन इसका। तो इसको नियंत्रित करते हैं या वर्षा को बुलाते हैं, तो कौन? पादप बुलाते हैं। रोल तो घास स्थल ये वगैरह थोड़ा बहुत इन सबका होता है जब एनवायरमेंट में है तो, लेकिन मैक्सिमम रोल इसका जो मोर करेक्ट आंसर उसमें से हो जाएगा फॉरेस्ट। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म जीवों द्वारा मृत पादप भागों के पूर्ण अपघटन के फलस्वरूप क्या उत्पन्न होता है? सूक्ष्म जीवों के द्वारा मृत पादप भागों के पूर्ण अपघटन के फलस्वरूप क्या उत्पन्न होता है? लिटर, डफ, म्यूल और सभी? होते तो सारे ही हैं, लिटर भी होता है, लिटर सबसे पहले, फिर डफ में भी चेंज होता है, लेकिन ये पूछ रहा पूर्ण अपघटन, मृदा पूर्ण अपघटक पूछ रहा है, पूर्ण अपघटन से क्या उत्पन्न? पूर्ण अपघटन के फलस्वरूप होता है म्यूल उत्पन्न होता है। सूक्ष्म जीवों के द्वारा मृत पादप भागों की पूर्ण अपघटन, कंप्लीट डिग्रेडेशन के फलस्वरूप म्यूल उत्पन्न होता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट। अगला प्रश्न है, खनिज कण जिनका परिमाप 0.002 mm से कम है क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं वो? अभी मैंने बताया था, ये थोड़ा सा आप इसको टेबल को देखना, जिसमें जो हमने सैंड, सिल्ट, क्ले, 3 प्रकार की सॉइल बताई थी आपको, ठीक है। तो ये जो इनका कितना कितना पार्टिकल होता है, सैंड सबसे मोटे होते हैं उसमें पार्टिकल, सिल्ट में उससे कम, और क्ले में बिल्कुल कम होते हैं पार्टिकल साइज। तो खनिज कण जिनका परिमाप 0.002 mm से कम होते हैं क्या कहलाते हैं? वो क्ले कहलाते हैं। मतलब बहुत कम साइज वाले होते हैं, सिल्ट से भी कम साइज के होते हैं, तो क्ले होते हैं 0.02 mm के पार्टिकल से भी कम साइज के पार्टिकल। अगला प्रश्न है, पादप वृद्धि के लिए उत्तम है, ये तो रट्टा हुआ क्वेश्चन, सीधा सीधा दिमाग में लगाओ इसको। लो मिट्टी, पूछा हुआ क्वेश्चन है बहुत बार। अगला प्रश्न है, वे कारक जो पृथ्वी तल के प्रारूप और व्यवहार से संबंधित है। सीधा सीधा जो प्रश्न कला उसी का आंसर हो जाएगा।
भू आकृति की या टोपोग्राफी। टोपो यानी भू यानी पृथ्वी, पृथ्वी और आकृति की मीन्स आकृति, पृथ्वी के तल प्रारूप व्यवहार संबंधित हो गया टोपोग्राफी। तो इसको थोड़ा इंपोर्टेंट मार्क कर लेना। अगला प्रश्न है, सबसे कम छिद्रिल मृदा है, सबसे कम छिद्रिल मृदा है। छिद्रिल चिकनी मिट्टी, देखो ये चिकनी मिट्टी आंसर इसका, सबसे कम छिद्रिल मृदा होती है। जो सब इसका पार्टिकल साइज बहुत कम होता है, तो सबसे कम छिद्री होंगे उसमें। अगला प्रश्न है, कई बार पूछा हुआ है, सीधा सीधा किसी ने, मृदा से संबंधित विज्ञान का अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है। ये पेडोलॉजी या ये पेडोलॉजी नहीं दिया तो इसको एक वो एडेफोलॉजी, ई एडेफोलॉजी, एडेफोलॉजी भी इसको बोलते हैं मृदा संबंधित विज्ञान को। ठीक है। अगला प्रश्न है, पानी से भरी मिट्टी है, पानी से भरी मिट्टी होती है कार्य की रूपी शुष्क या फिजियोलॉजिकल ड्राई। कार्य की रूपी गीली, पानी की अधिक मात्रा के साथ और पानी की कम मात्रा। तो ये पानी से भरी मिट्टी होती है, फिजियोलॉजिकली ड्राई होती है, कार्य की शुष्क होती है। तो फिर उसमें लवण की मात्रा बढ़ जाती है, तो वो काम की नहीं होती। ठीक है। उसको सैलाइन वाटर भी बोलते हैं, सैलाइन वाटर, सैलाइन वाटर कंटेनिंग सॉइल होती है वो, फिजियोलॉजिकल ड्राई सॉइल। पानी होते हुए भी ड्राई नाम दे दिया बेचारे, क्योंकि कोई काम की नहीं है वो। अगला प्रश्न है, मृदा के लिए जल का मुख्य स्रोत है, मृदा के लिए जल का मृदा है ना, उसके लिए जल का मुख्य स्रोत वर्षा। मिट्टी में, जमीन में ये पानी है वो कहाँ से आ रहा है, वर्षा में, वर्षा से आ रहा है। वर्षण को बोलते हैं प्रेसिपिटेशन इंग्लिश में, प्रेसिपिटेशन। ठीक है। अगला प्रश्न देखो, उत्तम मृदा वह है जो, मतलब अच्छी मृदा वह है जो उसमें प्रवेश करने वाले सभी जल को रोक लेती है, जल की सीमित मात्रा का प्रवेश होने देती है ना, सीमित मात्रा का प्रवेश होने देगी, क्या है सच, जल को अंदर धीरे धीरे रिसने देती है, अच्छी बात है। जल को जल्दी से निकलने जाने देती है, डिलीट, रोक लेती है, रोकेगी तो किस काम की मृदा वो, जल को अंदर धीरे धीरे रिसने देती है ना, वो उत्तम मृदा होती है। अच्छा प्रश्न है, इसको याद रखना। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष में शीतोष्ण सदाबहार प्रकार की वनस्पति मुख्यतः मिलती है। तो आप थोड़ा इसको याद कर लेना, सीतापार पर शीतोष्ण सदाबहार, शीतोष्ण हिमालय के आसपास की मिट्टी है। तो थोड़ा सा एक मिनट इसको अपन देखते हैं। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा सेकंड, पूर्वी पश्चिमी माले, 350 मीटर, 3500 मीटर से नीचे वाली, सॉरी, वो होती है शीतोष्ण, शीत प्लस उष्ण सदाबहार प्रकार की वनस्पति, पूर्वी व पश्चिमी हिमालय, 3.5 किलोमीटर से नीचे। ठीक है। अगला प्रश्न है, इक्वेटर के समीप पाए जाने वाले वन कहलाते हैं, इक्वेटर के समीप पाए जाने वाले वन कहलाते हैं क्या, उष्ण कटिबंधीय वन, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, उष्ण कटिबंधीय वन कहलाते हैं। ठीक है, तो याद रखना इसको। अगला प्रश्न है, इंपोर्टेंट प्रश्न है अगला, ऑर्किड्स कठलताएं वो बोलते हैं लाइनास, और फेनेरोफाइट्स, फेनेरोफाइट्स सामान्य जीव प्ररूप है। ये सब है ना, इसको अच्छी तरह याद करना, ऑर्किड, कठलताएं, लाइनास, कठलताएं कई बार लाइनास लिखा हुआ है, LIANOS, लाइनास। और ये प्रेनोफाइट्स, ये उष्ण कटिबंधीय वन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की विशेषता है, अच्छी तरह याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है। अगला प्रश्न देखो, बायोम अथवा जियोम क्या है। बायोम मैंने बताया था जब आपको इकोलॉजिकल हायरार्की बताई थी कल वाली क्लास में। जियो मिलके बनाते हैं ऑर्गेनिज्म, सॉरी ऑर्गेनिज्म मिलके बनाते हैं पॉपुलेशन, पॉपुलेशन से कम्युनिटी, कम्युनिटी से इकोसिस्टम बनता है, इकोसिस्टम से बायोम। ठीक है, पहले इसको मैं डिस्कस कर सकूँ वैसे तो बायोम बनता है इकोसिस्टम में अजैविक घटक मिलके।
ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये बायोम। जियोम का बायोम वो जियोम होता है, तो वातावरण के साथ अन्य क्रियाएं स्थापित करने वाले जीवों के समुदाय। ठीक है। अगला प्रश्न देखो, किसी बायोम या जियोम की सीमाएं कौन कौन सा काम निर्धारित करता है? बायोम या जियोम की सीमाएं कौन सा काम निर्धारित करता है? तापमान, वर्षा, ये भी करते हैं। मिट्टी के गुण योदिका करते हैं। ऊंचाई, अक्षांश, ये भी। और तो जियो बायोम या जियोम की सीमाएं की बात कर रहा है ये। यहाँ क्वेश्चन पूछा सीमाएं कौन निर्धारित करता है? सीमाओं को ऊंचाई और अक्षांश ये निर्धारित करते हैं। देखा इतनी तो ये जो ये हो गया इसका। एक मिनट आपको मैं समझाता हूँ उसको। ये जो होता है, ये जो इक्वेटर हो गया, और ये इसकी फिर इसको इक्वेटर 0 डिग्री वाला, फिर आ गया ये 20 20 डिग्री, फिर 40, फिर ये 60, और ये लास्ट में ध्रुवों पर 90 डिग्री। हाँ, तो ये जो लेट अब जो ऊंचाई अक्षांश से निर्धारित करते हैं भाई, ये हो गया इक्वेटर वाला, ये जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आ गया। फिर ये हो गया शीतोष्ण, उप शीतोष्ण, वो पतझड़ पतझड़ शीतोष्ण, ये टुंड्रा वाले आ गए। तो जो उसकी जो सीमाएं हैं, कौन निर्धारित करता है? ये ऊंचाई और अक्षांश निर्धारित करते हैं। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, थोड़ा घुमा के पूछा हुआ है। सीधा प्रश्न है, लेकिन ध्यान रखना इसका थोड़ा सा। अगला प्रश्न है, किसी बायोम हो गया है क्वेश्चन। किस बायोम में स्तरण सुस्पष्ट होता है? स्तरण का मतलब था स्ट्रेटिफिकेशन। स्ट्रेटिफिकेशन। तो सुस्पष्ट किसका होता है? ये टुंड्रा बायोम का सुस्पष्ट नहीं होता, शीतोष्ण का नहीं होता है, उष्ण कटिबंधीय पशुवन बायोम और चैप्रल। तो इसका आंसर हो जाएगा ये देखो, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वो बायोम में, वन बायोम में। तो उसका जो उस तरह स्ट्रेटिफिकेशन है वो बहुत क्लियर होता है, क्योंकि यहाँ वातावरण तापमानीय कंडीशन, क्लाइमेटिक कंडीशन होती है, जिसको तापमान, वर्षा, दाब वगैरह ये बहुत अच्छे होते हैं। तो यहाँ बायोम में जो स्ट्रेटिफिकेशन है ये सुस्पष्ट होता है इसका। इंपोर्टेंट मार्क कर लेना इसको। ठीक है। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न, अफ्रीका के वेल्स और दक्षिण अमेरिका के पंपास क्या है? इसको याद कर लेना दोस्तों, घास के मैदान है ये। ठीक है, घास के मैदान ये पंपास उसके पाए जाते हैं दक्षिण अमेरिका में, वेल्स अफ्रीका में पाए जाते हैं। तो ये घास स्थल ध्यान रखना, घास स्थल होते हैं, घास स्थल बायोम होते हैं। कई बार पूछा हुआ, मैं ये कहूँ इम्पोर्टेंट है, मे बी आज के इस साल में पूछा जा सकता है। बहुत बार पूछा हुआ, इसका मतलब है जनरल क्वेश्चन है ये पूछा है। अगला प्रश्न देखो, बारहसिंगा व बाइसन किस बायोम के मूल निवासी हैं? थोड़ा सा याद करने की बात है ये। बास स्थल और सामने घास, इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है। जब आप पूरा बायोम पढ़ेंगे तो इसमें अलग अलग वाला, तो उसमें कौन कौन से इसके प्लांट्स के उदाहरण है, जीव के उदाहरण है, वो सारे से लेके वाले हैं। तो जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ, बारहसिंगा इसको थोड़ा याद कर लेना, बास स्थल में। अगला प्रश्न है, वृक्ष रहित बायोम है, इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। वृक्ष रहित बायोम, वृक्ष रहित बायोम को टुंड्रा बायोम बोलते हैं। ठीक है, जो आर्कटिक अंटार्कटिक आर्कटिक क्षेत्र में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, सवाना है क्या है? देखो सवाना का संधि विच्छेद को तो +1 वनों सहित है क्या? घास, घास है ना, वनों सहित है, तो घास स्थल बिक्री पेड़ों के साथ। सोचने की जरूरत नहीं है, थोड़ा कंसेप्ट पढ़ना, मजा आ जाएगा। अगला प्रश्न है, एक घास स्थल परितंत्र में संख्या का पिरामिड होता है। मैंने कहा था घास स्थल परितंत्र में संख्या का पिरामिड होता है। संख्या का पिरामिड देखो ये ऐसे, ये जो पिरामिड होता है इसके, ये जो पोषक स्तर होते हैं, ट्रॉपिक लेवल बोलते हैं इनको। ये उत्पादक, ये कंज्यूमर, ये टॉप कंज्यूमर, ऐसे। अब तो घास स्थल में परितंत्र, घास स्थल इकोसिस्टम में संख्या का पिरामिड है। घास में क्या होती है? बहुत सारे जीव होते हैं, बहुत सारे जीवों को छोटी मछलियां खाते, छोटे जीव खाते हैं, छोटे को बड़े जीव खाते हैं। तो जैसे जैसे ये वो जीवों की साइज बढ़ती जाती है, उनके नंबर भी कम होते जाते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से कम होते जाते हैं, तो ये एक बिल्कुल सीधा ऐसी स्ट्रेट सा पिरामिड बनता है। तो सीधा पिरामिड बनता है इसका।
संख्या का पिरामिड सीधा होता है ये, इस चीज को याद करना। अगला प्रश्न है, किस अवस्था में संख्या का पिरामिड उल्टा होता है? अब देखो वही बात आ गई, यहाँ तो घास स्थल में तो इसका सीधा था, क्योंकि जो इसकी जीवों की संख्या है ना घटती जाती है। अब उल्टा कहाँ होगा? रेगिस्तान इकोसिस्टम, रेगिस्तान में कहाँ जीव रहेंगे, सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, तो जो कम होते हैं फिर ये बढ़ते जाते हैं, पेड़ों पर पाए जाएंगे, पेड़ों की संख्या बढ़ेगी, जीवों की संख्या बढ़ती जाती है। तो इसमें इसका इस रेगिस्तान इकोसिस्टम में संख्या का पिरामिड उल्टा होता है। या इसको याद कर लेना अच्छी तरह, थोड़ा सा ये मोस्टली जो पिरामिड सीधे होते हैं, जो आप याद करने का तरीका है वो, सॉरी, मोस्टली सीधे होते हैं पिरामिड, लेकिन जहाँ उल्टा है ना उसको आप याद कर लेना, थोड़ा सा मार्क कर लेना, ऐसे याद कर लो। थोड़ा सा लॉजिक तो लगाएं, कई बार लॉजिक नहीं लगा पाओ तो आप जो जितने सीधे वाले तो अपने आप याद आ जाएंगे, तो उल्टे हैं वो उल्टे उल्टे कौन कौन से हैं उसको याद कर लो। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक उत्पादकों की संख्या किस पारिस्थितिक तंत्र में सबसे अधिक होती है? समझे, प्रारंभिक उत्पादकों की संख्या जिसमें फाइटोप्लैंक्टन खूब सारे पाए जाते हैं, वो प्रारंभिक उत्पादक होते हैं। तो ये जो जलीय समुदाय है उसमें सबसे ज्यादा, उसमें इकोसिस्टम में सबसे ज्यादा पाए जाएंगे। तो जलीय कौन सा है? तो घास स्थल है, मरुस्थल है, वन है, तो ये जल वाला पॉन्ड हो गया। इसमें प्रारंभिक उत्पादों की संख्या सर्वाधिक होती है। इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा क्वेश्चन, थोड़ा इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना दोस्तों। अगला प्रश्न है, इकोसिस्टम में ऊर्जा का पिरामिड कैसे होता है? मैंने कहा था सदैव सीधे होते हैं, किसी को पूछना ही नहीं है। वो क्यों होते हैं? क्योंकि अकॉर्डिंग टू लिंडेमान का 10% का नियम है, वो कहता है कि प्रत्येक ऊर्जा स्तर, पोषक स्तर में 90% ऊर्जा, 90% ऊर्जा काम में आती है, केवल 10% ऊर्जा ही आगे ट्रांसफर होती है। अब जब अगली बार, अगले में 10% ट्रांसफर, उसका 90% फिर खर्च होगा, फिर अगली बार ऐसे, तो सदैव सीधा होता है इसे उसमें, क्योंकि ग्रेजुअल इसके अंदर ऊर्जा है ना खर्च होती जाती है ऐसे। इसका आंसर हो जाएगा सदैव सीधा। अगला प्रश्न है, किसी इकोसिस्टम के प्रति इकाई क्षेत्रफल में सर्वाधिक संख्या में उत्पादक पाए जाते हैं? किसी इकोसिस्टम में, किसी इकोसिस्टम के प्रति इकाई क्षेत्र में सर्वाधिक संख्या में उत्पादक किसके पाए जाते हैं? वही बात आ गई, ऊपर वाला क्वेश्चन है, जलीय वाले क्षेत्र होगा उसमें सबसे ज्यादा वो पर यूनिट एरिया में प्रोड्यूसर पाए जाएंगे सबसे ज्यादा, जलीय इकोसिस्टम परितंत्र में। ठीक है। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता स्तर यानी कंज्यूमर लेवल पर ऊर्जा का संग्रहण संग्रहण जाना जाता है। भाई ये प्रोड्यूस, ये जो पिरामिड होते हैं उसमें ये उत्पादक हो गया पहला, फिर ये कंज्यूमर उपभोक्ता हो गया। तो उपभोक्ता लेवल पर ऊर्जा का संग्रहण हो गया, तो इसको द्वितीय उपभोक्ता कहेंगे, फिर अपन द्वितीय उत्पादकता, ऊर्जा का संग्रहण करके द्वितीय उत्पादक बोलेंगे इसको। तो उपभोक्ता से ऊर्जा का संग्रहण द्वितीय उत्पादकता कहलाता है, थोड़ा याद रखना है इसको। अगला प्रश्न है, कुल प्राथमिक उत्पादकता, टोटल प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, टोटल, देखो बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत अच्छा। कुल प्राथमिक उत्पादकता है, कुल प्राथमिक उत्पादकता होगी स्वपोषी में, स्वपोषी का मतलब पादप होते हैं, स्वपोषी पादपों में कार्बनिक अणु निर्माण की दर। सही, बिल्कुल सही बात है। अगला और देखते हैं, स्वपोषी यानी पादपों द्वारा उपयोग में लिए गए कार्बनिक अणु, उपयोग में लिए हुए, तो लिए हुए मात्रा नहीं है, उत्पादकता की बात करें कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं वो, तो उपयोग में लिए गए कार्बनिक अणुओं की दर है, ये नहीं हो सकता, उपयोग वाला की यहाँ कहानी नहीं है, बात उत्पादकता की है। अगला है, स्वपोषी के शरीर में कार्बनिक अणुओं का संग्रहण, संग्रहण से मतलब नहीं है यहाँ उत्पादकता होती है, इसमें निर्माण की दर कितनी है वो, ये भी नहीं होगा। अगला, अगला ऑप्शन है, अगले उच्च पोषक स्तर में कार्बनिक अणुओं के स्थानांतरण की दर, कोई पोषक स्तर में स्थानांतरण की दर नहीं होती है, ट्रांसफर की रेट नहीं होती, इसमें होती है फॉर निर्माण की दर। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, लॉजिकली क्वेश्चन है ये, तो आंसर फर्स्ट हो जाएगा इसका। ठीक है। अगला प्रश्न देखो, सौर प्रकाश का कित, एक बार इसको,
सौर प्रकाश का कितने प्रतिशत भाग सौर मंडल परावर्तित होकर पुनः आकाश में विलीन हो जाता है? अच्छा प्रश्न है, थोड़ा याद कर लेना, इसको दिमाग में रखना। सौर प्रकाश का कितने प्रतिशत भाग सौर मंडल परावर्तित होकर पुनः आकाश में विलीन हो जाता है? ये 34% सौर मंडल परावर्तित पुनः आकाश में विलीन हो जाता है, 34%। अगला प्रश्न है, किसमें सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाएगा? सौर ऊर्जा का उपयोग सर्वाधिक किसमें किया जाएगा? घास उगाने में, फसलों की खेती, वृक्षारोपण, ये है शैवाल। तो बड़े टेम्पो शैवाल, तो शैवालों में सौर ऊर्जा का सर्वाधिक उपयोग किया जाएगा, याद करना है इसको। अगला प्रश्न है, इस कार्बन चक्र में क्रमिक व्यवस्था किस प्रकार है? क्रमिक व्यवस्था बताते पहले उत्पादक होते हैं, उपभोक्ता होते हैं, फिर अपघटक होते हैं। तो मैंने इसको कितनी बार बता चुका हूँ, लेकिन ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई साहब, इंपॉर्टेंट, दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखो, प्लैंक्टन व नेक्टोन और बेंथोन किसके घटक नहीं है? तो देखो ये सब सारे ना, प्लैंक्टन और नेक्टोन ये सब जल में पाए जाते हैं, ठीक है। पहली चीज है, ये जल में पाए जाते हैं, सारे सारे जलीय घटक होते हैं। अब देखो पहला जल, जो चीज जल वाला ऑप्शन है उसको काटो, नदी। अब कह रहे हैं किसके घटक नहीं है, तो नदी तो जल वाला है, तो ये कट गया। सागर भी इसका, सरोवर तालाब ये भी कट गया। सवाना घास, तो ये अपने यहाँ बच गया। तो ये है ना, इसके घटक नहीं है सवाना के, बाकी नदी सागर सरोवर तालाब सबके इनमें इनमें पाए जाते हैं सारे, प्लांक्टोन नेक्टोन बेंथोन, तो इसके घटक हैं। तो बड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, आंसर ये लगाना, ठीक है। अगला प्रश्न है, सरोवर यानी तालाब पारिस्थितिक तंत्र में जीवों की जनसंख्या का विस्फोट क्या कहलाता है? ये आपने पढ़ा होगा, उसमें ब्लूम्स कहते हैं उसको, ब्लूम, ब्लास्ट, ब्लास्ट से ब्लूम हो गया किसका, जीवों का ब्लूम्स ब्लास्ट। अगला प्रश्न है, सक्रियता से तैरने वाले, सक्रियता मतलब एक्टिवली स्विमिंग करने वाले जंतु को पादप कहलाते हैं नेक्टोन्स। आप याद रखना, नकटे होकर तैरते ही है, इसलिए नाम इसको नकटे होकर तैरते हैं। नकटे होकर तैरते हैं ठीक। तो आंसर इसका ये हो जाएगा। ब्लूम पाया जाता है, ब्लूम्स, मैंने कहा था ब्लूम्स क्या होते हैं, जीवों की बहुत ज्यादा मात्रा बढ़ जाती है, विस्फोट होता है जीवों का। तो वो किस में पाए जाते हैं? ये यूट्रोपिक झील में पाए जाते हैं, वहाँ कार्बनिक पदार्थ बहुत होते हैं, लास्ट में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है वहाँ। तो ब्लूम यूट्रोपिक झील में पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो घुमा के पूछा है। अगला प्रश्न है, रोडेडेंड्रोन किस क्षेत्र की लाक्षणिक वनस्पति है? मैंने बताया था, जैसे कठलताएं हैं, रोडेडेंड्रोन है, ये सब अधिपादक होते हैं। अधिपादक जो दूसरे पादपों को कहते हैं अधिपादक होते हैं, तो थोड़ा सा याद रख लेना इसको, विशेषता याद रखना, रोडेडेंड्रोन अधिपादक है। अगला प्रश्न है, इस देश में निम्न में से कौन सा पादप खतरनाक जलीय खरपतवार है? कौन सा पादप खतरनाक जलीय खरपतवार है? ये आइकोनियम, आइकोनियम खतरनाक जलीय खरपतवार है। अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखा के पास पाए जाने वाले वन कहलाते हैं? भूमध्य रेखा में 0 डिग्री इक्वेटर, इस पाए जाने वाले उष्ण कटिबंधीय वन, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहलाते हैं। उष्ण कटिबंधीय वन होते हैं ना, वो बहुत ही अच्छी क्लाइमेट कंडीशन में ग्रो करते हैं, और अच्छी क्लाइमेटिक कंडीशन मानी जाती है। क्लाइमेटिक कंडीशन में आते हैं तापमान, वर्षा, दाब वगैरह ये चीजें आती है, तो बहुत अच्छा रहता है यहाँ का। ये जो क्लाइमेटिक कंडीशन वाले फैक्टर है ना, तापमान वर्षा, ये बहुत अच्छे रहते हैं। तो पादप और जीव के सर्वाइव के लिए बहुत अच्छा ये स्थान माना जाता है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, थोड़ा इंपॉर्टेंट भी कर लेना इसको मार्क। अगला प्रश्न है, घास के मैदान जिनमें दूर दूर तक वृक्ष पाए जाते हैं कहलाते हैं? मैंने ये कहा था सेवन, सेवनों में होते हैं, जो पहले डिस्कस कर चुका हूँ मैं। से यानी साथ में, वनों के साथ में क्या होती है? घास। तो इसका आंसर हो जाएगा इनसे। भारत में शीतोष्ण सदाहरित वन कहाँ पाए जाते हैं? बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर। शीतोष्ण, शीत है ठंड, और उष्ण सदाहरित, सदा हरे रहते हैं, वहाँ कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं? हिमालय में, ठीक है। भारत में शीतोष्ण सदाहरित वन कहाँ पाए जाते हैं? हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा बायोम बर्फीला रेगिस्तान कहलाता है? कौन सा बायोम बर्फीला रेगिस्तान? टुंड्रा,
वहाँ ठंड की बर्फ ही बर्फ है, रेगिस्तान है, बिल्कुल कुछ नहीं है वहाँ। तो बर्फीला रेगिस्तान ढूंढना गलत है। अगला प्रश्न है, कौन सा बायोम में पादप और जंतु सबसे अधिक पाए जाते हैं? वो मैंने अभी बताया था, ट्रॉपिकल एंड फॉरेस्ट में दोनों अच्छे पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत अच्छी होती है। अगला प्रश्न है, ये इंपॉर्टेंट भी लगा लेना इसको, 200 का पिछले प्रश्न पूछे जाएंगे आज में लगभग। किस प्रकार के पादप रेगिस्तान में सामान्यतः पाए जाते हैं? किस प्रकार के पादप रेगिस्तान में सामान्य, रेगिस्तान में क्या पाए जाते हैं? वृक्ष, साह के पादप, उपरोक्त सभी। साह के पादप रेगिस्तान में कहाँ पाए जाएंगे? ये भी कट गया, ये कट गया। तो वृक्ष तो होते हैं, लेकिन झाड़ियाँ बहुत ज्यादा होती है, मैक्सिमम मात्रा में झाड़ियाँ, तो फिर आंसर इसका ये हो जाएगा। ये तो मिजोफाइट होते हैं, साग के तो मिजोफाइट से होते हैं, वृक्ष वगैरह वो यहाँ होते हैं, ठीक है, तो इस हिसाब से हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पत्तियों का शरद रंजन प्रकट होता है, ये शीतोष्ण प्रकटीकरण में। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा, लेकिन दोस्तों सब्सक्राइब, लाइक और दोस्तों को शेयर करो इसको मैक्सिमम मैक्सिमम, मेरी ये डिमांड आपसे है। मैं आपसे कोई इसका कोई पैसा नहीं ले रहा ना, और कुछ, सब कुछ फ्रीली प्रोवाइड करा रहा हूँ। जो 11th 12th बायोलॉजी वाले, नीट, जेट, आईसीआर, फिर पीजी वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों, इनको पढ़ लेना। तब बाद में ये मत कहना कि यार पढ़ लेता तो काम हो जाता मेरा भी। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद बहुत बहुत।